अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फ़ाइनल हड़ताल की जो कॉल थी, उसके बाद अब अगर बात की जाए उनके काफ़िलों की इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा से ही मेनली ये काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ पहुँच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद के टोल प्लाजास पर और मज़ाफ़ात में अब ये काफ़िले पहुँच चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इस तसादुम में जो पिछले 10 से 12 साल से जारी है, क्योंकि एहतजाजी सियासत, धरनों की सियासत या लॉकडाउन्स की सियासत, इससे यकीनन जो कारोबारी कम्यूनिटी है पाकिस्तान की वो तंग आ चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जब बिल्कुल डिसरप्ट होता है तो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। बहुत सी जगहों पर यह भी हुआ कि एम्बुलेंसेस वक्त पे अस्पतालों में नहीं पहुंच सकी। और इसके अलावा झड़पें एक अलग मसला भी है, क्योंकि बताया यह गया कि हज़ारा मोटरवे M1 मोटरवे के ऊपर जो तसादुम हुआ है उसमें अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई, 70 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैक्ट्स बताए हैं आवाम को। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मुज़ाकरात से शुरू हो रही थी, जिस बारे में कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अब बात करने के लिए तैयार है, उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से मैंडेट दे दिया गया कि आप बात करें, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा कि डेडलॉक बरकरार रहा और ये एहतजाज जिस पे शेलिंग की गई और इसके साथ साथ इंटरनेट को डिसरप्ट करना पड़ा, ट्रैफिक को रोकना पड़ा, दुकानें बंद करनी पड़ी। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही IMF पर रिलायंट है, जो कि कर्ज़ों के बोझ तले दब रहा है, उसके साथ साथ अगर हम ये रिपीटेड एक्टिविटी देखें कि हर महीने किसी एहतजाज की कॉल के बायस इस तरह के लॉकडाउन्स लगाने पड़ते हैं, इस पर इसहाक डार साहब ने भी बात की कि इससे मईशत को भारी नुकसान भी होता है। लेकिन इसके बावजूद फेलियर कहाँ पर है कि बैठ कर बात नहीं होती, जो सियासत का एक सेंट्रल व्यू पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो डिफरेंट चीज़ रही इस बार तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के मैदान में अब एंटर हो चुकी हैं। इस काफ़िले को वो भी लीड कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर वापस हमने नहीं आना। यही बात गंडापुर साहब ने की कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अदालती निज़ाम के तहत एक शख्स को अगर सज़ा दी जाती है तो कोई जत्था इकट्ठा करके या क्राउड इकट्ठा करके सड़कों पे मोबिलाइज़ करके किसी को छुड़वाया जा सकता है, या सिर्फ ये सियासी नारा है? और दूसरी तरफ जहां हुकूमत ये क्लेम करती है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को बंद करना चाहती है, वहाँ बज़ाते ख़ुद मुल्क को बंद कर देना कितनी दानिशमंदी का फ़ैसला है, ये बहुत बड़े सवालात हैं। और इसके साथ साथ ये कि फ़िलवक्त जो मुज़ाकरात की पोजीशन है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर तहरीक इंसाफ और हुकूमती वफ़द के दरमियान ये मुज़ाकरात अब जारी हैं। इसमें अयाज सादिक साहब, मोहसिन नकवी साहब, अमीर मुकाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत की तरफ से, जबकि असद कैसर साहब और शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज बैरिस्टर गौर की मुलाकात भी अडियाला जेल में होती है इमरान खान साहब से 1.5 घंटा तवील, लेकिन वो उस पर कोई कमेंट नहीं करते। अब इस सारी सूरत हाल में क्या PTI को कोई स्पेस दी जाएगी कि वो बैठकर धरना दें, जिस तरह से उन्होंने 10-12 साल पहले 126 रोज़ का धरना दिया, या फिर इस एहतजाज को क्रश किया जाएगा हुकूमती ताकत की तरफ से? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आमिर इलियास राना साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, और हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस मरतबा मुज़ाकरात से हल हो जाएगा, लेकिन क्या वजह है, कौन सा फरीक जो है वो इसको प्रोसीड करवाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से आपके भी इल्म में है कि अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो सबसे बड़ी कॉस्ट है इस एलिट कॉन्फ्लिक्ट की जो दोनों तरफ से चल रहा है? तो इसमें आप किसको ब्लेम करते हैं कि किसकी तरफ से ये इंतहाई इकदाम पहले लिया गया और बाद में रिस्पॉन्स सामने आया? देखिए जी, इसमें तो बड़ी साफ, वाज़ेह और दो टोक अंदाज में आप जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन जमात के ऊपर डाल सकते हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये बताया गया कि मुल्क की मईशत का नुकसान होगा, आवाम की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और थोड़े मसाइल हैं कि आप नया एक मसला खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नेक्टा की जानिब से भी एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, फिर खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। तो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि शहरियों के जानो किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को उन्होंने परेशान कर दिया जब वो एहतजाज के लिए निकल आए। अब पहले तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इसको जो है प्रोलॉन्ग किया जाए। बानी चेयरमैन के पास जब गए और उनको कहा गया कि आप अपने इस एहतजाज के जो प्रोग्राम है इसको मौखर करें, इसको 10-15 दिन आगे ले जाएं, तो उन्होंने साफ और दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया।
आज फिर जब बैरिस्टर गौर साहब गए हैं, बैरिस्टर सैफ साहब गए हैं, तो वहां पर यही बात हुई, तो वहां से वो डांट खाकर वापस आए हैं। अच्छा। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी तरीके से किसी सूरत अपनी एहतजाज की कॉल से पीछे नहीं हट रहे, और ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको जब ये भी बताया गया आज के पंजाब के लोग, जिस तरह का आप इनकलाब समझ रहे थे कि इनकलाब आएगा, ना पंजाब के लोग निकले ना सिंध के लोग निकले। इसके बावजूद इसको ये सुनने के बाद वो परेशान तो खासे हुए, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बताया ना, अगर पंजाब के लोग नहीं निकले या पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं आया, देन व्हाई डू वी हैव टू शट डाउन द मोटरवेज इन पंजाब? असल तो ये सवाल है ना कि अगर एक तरफ से ये सारी पेशकदमी होनी थी तो फिर गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत हाई हैंडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, देखिए उसमें बुनियादी तौर पर जो नेक्टा का थ्रेट अलर्ट था वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर दहशतगर्दी के खतरात से मुतल्लिक था। जब यह भी बता दिया गया कि फितना खारिज के कुछ लोग जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब इस थ्रेट अलर्ट की मौजूदगी में गवर्नमेंट ने अपने तमाम सिक्योरिटी मेजर्स करने थे, और आपको मालूम है कि इससे यानी ओबियसली इसमें एक तो उनकी हिकमत अमली ये भी थी कि पंजाब से लोग शामिल ना हो सके, लेकिन पंजाब के अंदर अब खैबर पख्तूनख्वा से जो शामिल लोग आ रहे हैं वो पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं ना, तो कुछ लोगों ने यानी फिर भी पंजाब के लोग अभी तक नहीं निकले, ना रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग निकले हैं। ये तो एक रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो महाजराई करने के लिए जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा वो आ रहे हैं। अब देखते ये हैं कि धरना तो अब एक बात बड़ी अब यकीनी हो चुकी है कि धरना तो अब होना है। अब सिट इन का मकाम क्या होगा, अब इस बात का तयन हो रहा है, और 3-4 जगह हैं जहां पर ये हो सकता है, यानी डी चौक हो सकता है, अडियाला जेल के बाहर हो सकता है, संगजानी में हो सकता है, या H9 या G9 के दरमियान जो इलाका है उस इलाके में ये 4 मकामात है जहां से किसी एक जगह के ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत और इनके दरमियान किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो वहां पर आगे बैठ जाएंगे। तो अच्छी बात है, बैठना चाहिए उनको, जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। हर 4 दिन के बाद ये ऐलान कर देते हैं धरना देंगे, तो धरना देने की इनकी ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए ना एक दफा। तो धरना देना है, कितने दिन का देना है ये फैसला उनका। अब उनको चाहिए ये तहरीक इंसाफ को कि अपने जो मुतालबात हैं कम से कम उनकी मंजूरी से पहले वो उठे ना, कल ये ना कह दें कि जनाब हम अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं और अपने अपने इलाकों में अपने इस एहतजाज को जारी रखेंगे। तो ये बेसिकली पतली गली होती है, मतलब इनको चाहिए कि इस मरतबा पतली गली की जगह मैदान में बैठे, उससे पीछे ना हटे। मोहसिन बेग साहब, ये जो हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं कि धरना तो अब होगा, 126 दिन का धरना पहले भी कौम देख चुकी है, क्या अचीव हुआ उससे? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई एक हुकूमत ऐसी है जो धरनों से चली गई घर? लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि हम छुड़वा के अडियाला जेल से साथ लेकर जाएंगे, प्रैक्टिकल बातें हैं ये अकॉर्डिंग टू यू? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में अगर ये धरने की जगह डिसाइड कर रहे हैं और नेगोशिएशंस भी उनसे हो रही हैं, देखें जो रियासत है वो वीकनेस से किसी से मुज़ाकरात नहीं करती, फिर वो उस रियासत का वजूद नहीं रहता। एक शख्स ने पूरे रियासत को हॉस्टेज बनाया हुआ है, और माजरत के साथ ये जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो रियासत के अदारे हैं वो शायद हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते। अदरवाइज अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करके ही इनको जगह देनी थी तो फिर ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप पहले दिन ही उनको जगह दे देते, आप उनको आने देते, इतनी हर्डल्स, इतना कुछ, बेचारे पुलिस वाले भी मार खाए, एक दो शहीद हो गए। तो ये सारी करने, ये लैक ऑफ प्लानिंग है। आपको पता था कि ये होना है तो आप उस तरीके की, या तो फिर उनको आने ना देते और आप उनको उधर ही अटक पुल पे ही रोकते। तो मकसद ये है कि ये वीकनेस है, और वीकनेस के बाद मैं आपको बता दूं, ये लोग शायद उसको इतना नहीं जानते, ये जो बानी है ये बहुत ही दोगलेपन का शिकार आदमी है। ये अपनी एक डिमांड पे नहीं ठहरेगा, जैसे ही उसको ये फील हो कि अगली साइड पे वीकनेस है या थोड़ी सी कमजोरी है जो कि नजर आ रही है हुकूमत और रियासती इदारों में। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं कि जो भी रियासत है वो अपनी रेट पर कायम रहती है, वो वीकनेस पर कायम नहीं रहती। वो गवर्नमेंट हो या कोई रियासत हो, तो वो अपनी डिमांड्स बदल लेगा और वो डिमांड्स बदलता रहेगा, और ये इनको पता चलेगा कि आप किस बंदे से डील कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ उसके साथ नेगोशिएशंस करके देख लें, उसकी डिमांड्स रोज बदलेंगी, बयान बदलेगा,
और वो रोज इनको आगे लगाएगा। नहीं मोहसिन साहब, व्हाट इज द आइडियल वे टू डील विद हिम देन, अगर ये तरीका नहीं है कि बात ना करें? नहीं, बात तो देखें, अभी बात कर रहे हैं ना, तो पहले बात करने में क्या एतराज था? अगर आपके पास ये विल नहीं है कि आप उनको रोक सके तो पहले ही बात करनी थी। ये बंदे मरवा दिए, जख्मी करवा दिए, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। भाई आपसे नहीं डील होता, माफी मांग लो उससे, हुकूमत दो उसको लाओ, बाहर बिठाओ, अपने सर पे बिठाओ। मकसद ये है कि भाई बात तो फिर पहले ही कर लेनी थी। ये इतना सब कुछ करके आप उसको नहीं रोक सके, अब तो आप वीकनेस पे बात कर रहे हैं, और वीकनेस पे जब आप बात करेंगे वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। सही। इस पे आमिर इलियास साहब, आपका क्या मौकिफ है कि जिस तरह मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल में चली गई, आप भी यकीन करते हैं इस बात पे कि अगर फरीक बन के सामने बैठ के बात शुरू हो गई तो फिर तो आपने पावर दे दी पीटीआई को, जो हुकूमत चाहती है कि ना दी जाए? देखिए, मैं ना हसन और मोहसिन बेग साहब की इंफॉर्मेशन को ना चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा अपना एक है नुक्ता नज़र कि वो ये है कि मुज़ाकरात में मेरी अमीर मुकाम से भी बात हुई है, हमारी शिबली फराज से भी बात हुई है, वो तो किसी मुज़ाकरात में नहीं है, लिहाजा इस खबर को तो छोड़ दें आप। अच्छा, जो राब्ताकार है, बैरिस्टर सैफ हों या वो बैरिस्टर गौहर हों, उनकी मुलाकात आखिर किसी ने तो कराई है, और वो थर्ड पार्टी वही है जिससे इमरान खान बात करना चाहते हैं। अब हम हुकूमत को अगर ब्लेम गेम में डाल दें कि जी ये सारा काम हुकूमत का है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप फिर मट्टी डाल रहे होंगे सारे मामले पे। ये एस्टेब्लिशमेंट साथ है। एक जमाना था, आपको मैं 14 पे नहीं लेके जा रहा, मैं 16 पे लेके आ रहा हूं, जब 2016 में परवेज खटक धरना लेके आ रहे थे। उस वक्त डीजीएमओ का लेटर चौधरी निसार अली खान को, वजारत दाखिला को आया था कि हमारा सी पैक का एक रूट आ रहा है, आप ये मोटरवे खाली कर दें। उन्होंने लिख के जवाब दिया कि बिल्कुल खाली नहीं करूंगा और कोई नहीं गुजर सकेगा। और ये जिस पहाड़ी से ये आज निकल आए हैं ना, परवेज खटक वहां से मूव नहीं कर सका था। इतनी टुकाई, और सिर्फ पंजाब पुलिस ने और चौधरी निसार अली खान ने 5 डीएसपी लगाए थे, जहन में रखिएगा। अच्छा, ना इतना शोर शराबा था। जब गवर्नमेंट विल में हो, काम कर रही हो, और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बैक में थी इमरान खान के हर धरने की। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है आज से 8 साल पहले की, ये यहीं पे काम हुआ है, जिस चौधरी निसार अली खान को सब ने रगेदना शुरू किया हुआ है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि एक आसान काम है ना कि पार्टी में नहीं रहा, वो अकेला था और नाराजगी के बावजूद उसने पंजाब को टेक ओवर करके और काम करके दिखाया। अब यहां पे मालकान हैं बहुत सारे और हिस्सेदार बहुत सारे, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं। ये मसला है इस हुकूमत का। यहां पे शहबाज शरीफ कहां है? जो दावे मोहसिन नकवी ने किए वो एस्टेब्लिशमेंट के दावे हैं। मोहसिन नकवी कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के नहीं आए। जब वो बात करते हैं तो लोगों का तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बैक से है। ये सब कहां है और क्यों है? इमरान खान का तो सबको पता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। वो तो चौधरी निसार अली खान को लिख के दे के आए थे, मैसेज किया था कि टेक माई वर्ड्स, मैं यहां पारा से आगे जाऊंगा ही नहीं, और फिर वो वहां पहुंच गए। और जब वो चले तो नवाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज ने बताया था लोगों के कि उन्होंने कहा इनको आने दें वरना खून खराबा होगा। जब वो डी चौक वहां पे पहुंच गए थे, जाके बैठ गए थे। अब इशू ये है कि हैंडल करें ना करें, हमारी अदालतें इसके अंदर शामिल होंगी। जब आपने 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं नहीं दी, मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया वीडियोस का हमारे जज साहिबान ने, मादरत के साथ, तो ये रुसवाई तभी आई ना जिसपे आज सारे हंस रहे हैं। क्या ये जो जमहूरियत मगरिब की हमें याद कराते हैं और अमेरिका की, यूरोप की, वहां सजाएं नहीं हुई ट्वीट पे 10-10 साल की, सोशल मीडिया पे जिसने तफरका फैलाया, फितना फंसाया। इशू ये हो गया कि हमारे यहां सबको ढील दे दी गई, आज सब फंस गए और मर गए हैं पाकिस्तान के अवाम। ये बाकी किसी को कुछ फर्क तो वही है। बिल्कुल सही, ठीक है। आमिर इलियास साहब ने, जिस तरह से रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, रजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आमिर इलियास साहब भी ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ना हो और आप रिपीटेडली ये रैलीज लेकर इस्लामाबाद पे धावा बोल दें, मुल्क को जैम कर दें। आपको भी यही लगता है कि जहाँ एक तरफ ये तासुर है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमें हरवाया गया, हमें अपना मैंडेट नहीं मिला, हमारी हुकूमत छीन ली गई, मैंडेट चोरी कर लिया गया, वहाँ दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तो स्पेस एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इतना सक्सेसफुली रिपीटेडली ये मार्चेस होती हैं, इस तरह से मुल्क को बंद करना पड़ता है और ह्यूमन कॉस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाती है। उसकी रिसेंटली भी 70 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, एक की शहादत हुई है। तो कब तक चलता रहेगा ये? और ये जो स्पेस मिलने वाला आर्ग्यूमेंट है, डू यू एग्री विद दिस? शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, पहले तो ये बात दुरुस्त है कि 2022 और 23 में हम देख चुके थे कि बिल्कुल रियासत के अंदर गुंजाइश और स्पेस और सहूलतकारी बदस्तूर
दी जा रही थी, चाहे वो खुद अहम मुख्तदर इदारों के अंदर अफराद हों या आला अदलिया के अंदर हों या हत्ता के मीडिया के अंदर भी हो, तो आपने देखा कि वो हो रहा था। लेकिन अभी शायद सूरत हाल वो नहीं रही और काफी कुछ बदला है पिछले 5-6 महीनों में, और उसका हमने देखा भी है कि जिस तरीके से अब वो वाला काम नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि जब मई 2022 में इसी तरह का एक घटना जो है वो डी चौक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वहां नहीं जाएंगे, उसके बावजूद वो वहां पहुंचे तो कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि शायद उनको कोर्ट के फैसले का ही ना पता लगा हो। जी, तो आज तो ऐसा नहीं हो रहा। तो आज जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा ताल्लुक इससे है कि कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के पास। देखिए, सियासी हुकूमतें जो होती हैं उनको कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़ते हैं सियासी तरीकों से। उनका मसला ये है कि उन्होंने भी ये सारा जिम्मा सौंपा हुआ है उन गैर सियासी या गैर मुंतखब इदारों के पास, जबकि मुल्क में पार्लियामान मौजूद है, मुल्क में दीगर मामलात भी मौजूद हैं। इसका कोई ना कोई तरीका और हल तो उन्हीं को निकालना होगा। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा एक इशू है या फेलियर कहूंगा मैं, क्योंकि ये निकाला जा सकता है। जहां तक ये बात सब कर रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क को बंद करना और ये बार बार ये इस तरह से मफलूज कर देना जिंदगियां, ये भी कोई तरीका नहीं है और इसको किसी भी तरह से इनकरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि स्ट्रेटजी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात के अमल में जाती है, जो बेग साहब बात कर रहे हैं, तो आप ये अग्री करते हैं कि ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से हो रहा है? और खान साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो वो जो मुतालिबात होते हैं वो अपने प्रैग्मेटिज्म से उसको तब्दील कर लेते हैं सिचुएशन देखने के साथ साथ। तो ये डायलॉग फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या इससे कुछ ना कुछ पीटीआई का जो एक रेडिकल फ्लेवर है वो कम हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल होगा। उनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि बेग साहब जो कह रहे हैं कि वो अपनी बात बदल लेते हैं और एक चीज से अगले दिन कुछ और उनका होता है व्यू। लेकिन देखिए, हुकूमत की इस वक्त क्या हुकूमत की वीकनेस नहीं है। अगर कोई वीकनेस आप उसे कहते हैं तो वो ये है कि वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि वायलेंस जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये तो इस तरह के जो काम होते हैं, आपने देखा है ये हिकमत अमली रही है कि लाशों की तवक्को है या कम से कम एम्बिशन ये है कि खून खराबा हो। ये खून खराबा नहीं देना चाहती गवर्नमेंट किसी भी सूरत में, और ना देना चाहिए। बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए। अपने शहरियों को, अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर तशद्दुद या इस तरह का वाकयात बिल्कुल ही होने चाहिए। मगर जो हिकमत अमली है पीटीआई की, वो ये है कि किसी तरह से ये ज्यादा हो ताकि मीडिया की अटेंशन और आलमी मीडिया की अटेंशन जो है वो इसके ऊपर आए और ये मामला जो है ये अलाइव रहे इशू। इसी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी, तो मैं इसको वीकनेस नहीं समझता, अपनी हुकूमत की भी मजबूरियां होती हैं। जी, मतलब आप ये समझते हैं कि पीटीआई जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी ये चाहेगी कि अगर ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट होता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। एक ब्रेक शामिल करेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जो बुशरा बीबी साहिबा का इसको लीड करना और सियासत में जो फॉर्मली उनकी एंट्री है, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और हुकूमत के रिस्पॉन्स के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। हसन अयूब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि कोई ना कोई जगह रिजर्व करके अब धरना तो ज़रूर होगा, जिस तरह से आपने गालिबन इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही कहा होगा, ये तो सुसाइड मिशन नहीं है कि अगर आप इस नौयत का धरना दे दें जो पहले आपने दिया, तब तो चलें, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ APS का, उसको रैप अप किया गया और एक सेफ पैसेज मिल गया। लेकिन इस बार अगर इतने लोग टर्न अप भी नहीं करते, कितनी देर तक बैठे रहेंगे? आपको लगता है कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है ऐसे धरने का? और अगर नहीं होता तो उससे तो पीटीआई का सारा इमेज जो सोशल मीडिया पे उन्होंने बिल्ड किया है कि हम एक मैस मूवमेंट हैं, इसको बहुत बड़ा थ्रेट भी तो है साथ साथ। देखिए, थ्रेट्स जो है ना वो दोनों साइडों के ऊपर है। अगर थ्रेट्स देखा जाए, धरना जब देंगे तो एक तो सर्दी की लंबी रातें, इस सर्दी की जो लंबी रातें हैं इसमें जो लीडर्स हैं ये तो इनके पास रिहाइश का अपना इंतज़ाम होगा, लेकिन जो कारकुन है, चले एक रात गुजार ली उन्होंने, 2 रातें गुजार ली, तो फिर ये कितने दिन, यानी 10 रातें, 15 रातें, 20 रातें, उसके बाद फिर पोजीशन बड़ी अजीब हो जाती है। फिर हमें याद है कि
पहले भी धरनों में फिर फूड सप्लाईज का इशू आ जाता है, फिर पानी का इशू आ जाता है, फिर सफाई जो है वो आपको पता है ताफून फैलना शुरू कर देता है। नहीं, वो पहले तो जहांगीर तरीन साहब फूड सप्लाई यकीनी बना दिया करते थे, अब कौन करेगा? नहीं, अब यही मैं बातें कर रहा हूँ ना कि ये जितनी चीज़ें हैं, अब केपी के हुकूमत से अगर आप 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि 15,000 का सेट इन कर रहे हैं, 15,000 लोगों को आपने दिन में 3 टाइम खुराक देनी है, ये अरेंजमेंट जो है ना ये बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप उसमें अगर आप उजरत करेंगे, अगर आप हेस्ट के अंदर कोई हमला करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अडयाला जेल के ऊपर हमला कर लेते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप हमला करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, तो उसका अपना कॉन्सिक्वेंस है। आप रेड जोन के अंदर अगर सरकारी अमलाक के ऊपर जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें देखनी है। और देखें, जब मॉब आपके साथ बैठा हुआ है, 15,000, 10,000, 20,000, इवन 50,000, अगर वो लाखों को कहते हैं, तो लाख बंदा बैठा हुआ है, फिर लाख बंदा किसी एक बंदे के कंट्रोल में तो नहीं रहता ना। तो इस लिहाज से ये चीज़ खतरनाक होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर अडयाला जेल के बाहर वो बैठते हैं या वो डी चौक बैठते हैं। ठीक है। 2 जगह ऐसी हैं, H9 G9 वाली जगह, या अगर आप संजानी वाले मकाम की बात करते हैं तो फिर वहां पर सिचुएशन जो है किसी हद तक उनके लिए अंडर कंट्रोल होगी, लेकिन वहां पर बैठने का फायदा क्या होगा? अब ये तमाम चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी है पीटीआई की लीडरशिप को। देखिए, एक बात याद रखिए, 9 मई भी एक गलती थी। उस दिन 9 मई वाले दिन बड़ी विक्ट्री क्लेम्स हो रहे थे, फिर 10 मई भी आया और 11 मई भी आया, फिर 11 मई से जो है ना वो हालात बदल गए थे, सूरत हाल बदल गई थी। इसी तरीके से अगर बिलफर्ज अगर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो अडयाला पर हमला कर देते हैं जेल के ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर या हाउस के ऊपर हमला कर देते हैं, वो एट दैट वेरी मोमेंट तो आप विक्ट्री क्लेम करेंगे, लेकिन उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। वो कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। तो सियासी जमात को एक इंतशारी टोले से हटकर एक सियासी जमात की तरह एक्ट करना चाहिए। अदरवाइज वो पहले भी बड़ी मुश्किल में है, बहुत से मुकदमात हैं जिनको आज भी भुगत रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी फिर इसके कॉन्सिक्वेंस उसको फेस करना पड़ेगा। मोहसिन बेग साहब, ये बुशरा बीबी साहिबा का जो सियासी प्लेटफॉर्म से अब मार्चेस को लीड करना, उन्होंने आज ये कहा कि आखिरी सांस तक मैं खड़ी रहूंगी पार्टी के साथ, आप सब ना भी खड़े हों तो तब भी, जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे मैं कम से कम यहीं पर रहूंगी। किस तरह देख रहे हैं कि फॉर्मली उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री एक ऐसी पार्टी जो कि दहाइयों से ये मौक़िफ़ अपना चुकी है, बयानियाँ बना चुकी है कि नेपोटिज़म और ख़ानदानी सियासत के वो ख़िलाफ़ आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको लगता है? मुजम्मिल साहब, एक बात तो आप ज़हन में रखें कि पीटीआई कभी भी इस शख्स ने उसको पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। वन मैन शो है, जो वो कहते हैं बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जो आज भी पीटीआई में शामिल हुए वो पहले नहीं थे, उनका कोई पीटीआई से तल्लक नहीं है। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो पीटीआई के टिकट होल्डर बन गए और वो आ गए। ये बैरिस्टर गौहर हो गए, ये बाकी लोग, इनका तो कोई तल्लक नहीं है। रहेगी बुशरा बीबी, नेचुरली वो बहुत ही इस काम में बड़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि जितना माल उसने कमाया वो जिस टारगेट पे आई थी, आप देख लेंगे टिकटों के पैसे और ये जो सारी फराग होगी और बुजदार का जो सारा मामला था, वो पैसे सारे इसी के पास हैं, और इसी ने खान को इन कामों पे लगाया, तोशाखाना पे और किक बैक्स और ये जो 190 मिलियन वाला केस है। तो ऐसी सूरत में वो समझती है कि शायद वही काम दोबारा आए। अगर उसको ये यकीन हो कि खान कभी दोबारा बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकेगा और वो दिन वापस नहीं आएंगे, ये बिलीव करेंगे, नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी खान के खिलाफ। अच्छा, नो ब्लड लॉस्ट। ये वो खातून है जो पीछे जो छोड़ के आई थी, वो क्या उनसे मोहब्बत नहीं थी, जिसमें से 5 बच्चे, पोते पोतियां और वो हस्बैंड जो था। तो ऐसी खवातीन का कोई लव लॉस्ट नहीं होता। वो पॉलिटिक्स में उसने एंट्री, आज देखें वो जिस तरह स्पीच कर रही थी और जिस तरह वो पठानों को मुखातिब थी। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मॉरली करप्ट और फाइनेंशियली करप्ट लोग होते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये सिर्फ टारगेट वही होता है जो पैसे हैं। तो ऐसी सूरत में इसका पॉलिटिक्स में आना, आप मुझे बताएं कि इसका क्या तल्लक है जमात से, या ये क्या ऑर्डर कर रही है, और ये जो डेट इसी ने दी थी, इसी ने अनाउंस की है। तो अगर इसके मॉकल्स ने इनको बताया होगा तो नेचुरली दूसरी साइड पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई गई। सही। अदरवाइज ये पॉलिटिक्स में आए ना आए, जमात है कोई नहीं, सारे इसको मतलब
इसके ऑर्डर्स पे सारी पीटीआई चलेगी तो फिर अल्लाह मार। मतलब आप सर एज ए रिप्लेसमेंट आपको लगता है कि कोई इफेक्टिव उनकी लीडरशिप नहीं हो सकती। आमिर इलियास साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये एक तो बुशरा साहिबा के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने जब बात की थी, जब उनकी रिहाई हुई, कि ये डील के तहत हुई है, इसमें कितनी सदाकत है आपके नज़दीक? और दूसरी चीज़, अब तक जितना ये इस मैस मूवमेंट को पीटीआई ने पहुंचाया इस्लामाबाद तक, जो वो कह रहे हैं कि इसमें अब पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, ये कितना इंप्रेसिव था? नंबर क्या था? या एटलीस्ट आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जितने लोग आए हैं अब तक, क्या ये शो करता है कि अभी भी जो स्ट्रीट पावर थी उनकी वो इंटैक्ट है, बरकरार है? दो चीज़ें हैं जी कि मैं ख्वाजा आसिफ से ज़्यादा अली अमीन गंडापुर की उस बात को कहूँगा जो 8 घंटे गुजारने के बाद कहीं वो असम्बली में गए थे और उन्होंने कहा था कि 15 दिन में खुशखबरी आ जाएंगी। तो मैं उसे अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर कहता हूँ कि जब वो 8 घंटे कहीं पे रहे, 30 घंटे वाली कहानियाँ उसके बाद की हैं जिसकी दोनों की वजाहतें उन्होंने नहीं दी। हम सबको पता है कि वो कहाँ थे, किन के साथ थे। अच्छा, अब स्ट्रीट की ताकत इमरान खान को हमारे सिस्टम ने दी है और वो मुसलसल बढ़ी है, कम नहीं हुई, और वो उसको कम होने भी नहीं दे रहे। ये जो वो कभी SCO पे आते हैं, कभी आज आ रहे हैं, ये इसीलिए है कि कारकर्दगी पे तो कोई बंदा बात ना करे। अब CM KP से कोई पूछे कि कितने दर्जन लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं कुर्रम में, बिल्कुल, और वो वहाँ घुसे नहीं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेच के वो मामलात चला रहे हैं KP के। जहाँ पे डैम भी बनाने थे, जहाँ पे डैम फुल बनाया, वहाँ पे इमरान खान हेलीकॉप्टर डेंगी के दिनों में लेके डेंगियाँ मारने के लिए निकल पड़े थे कि जनाब मैं तो नए सियाती मकाम दिखा रहा हूँ। तो लोगों ने इसके बावजूद उनको वोट किया है। उसके अंदर आप कह सकते हैं दूसरों की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बेखुनी सियासी जमातों की गई थी, पीपल्स पार्टी नून की स्पेशली, वो आज इस्टेब्लिशमेंट के भी गले आ रही है, उन जमातों के भी गले आ रही है, और वो सारे भी इस तरह फुल खुल के नहीं आ रहे जिस तरह सियासी जमातों को आना चाहिए। तो उसका नतीजा एक कलेक्टरल आप कहें कि डैमेज है पूरे पाकिस्तान का, कि आपने कोई सिस्टम रहने ही नहीं दिया। ना ये हाइब्रिड है, ना ये डेमोक्रेट है, ये है क्या? ये कुछ समझने वाली बात है कि जी आप पूरे पंजाब को बंद करते हैं, आपका मजाक बन जाता है। आपको जो टैकल करना है वो सियासी तौर पे करना है, आप करें टैकल। अभी वक्त है आपके पास, ये नहीं है कि चीजें गुजर गई हैं। हाँ, वो मैसिव जो लोगों को पंजाब से लाना था, ठीक है जी, पाबंदियां होती हैं, सियासी जमातें निकलती हैं। KP से आए हैं, लोगों को लाया गया, इतने दिन तैयारी के मिले हैं। पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज नहीं, एक आंसू गैस के शेल जरूर हैं, लेकिन अगर आप बराह रास्त उनकी लड़ाई कराएंगे तो कत्लो गारत होगी। बिल्कुल, जैसे अभी पुलिस का आपने भी बताया, हमने भी देखा कि अभी कुछ नहीं हुआ तो तब भी फायर हुए हैं। अगर मुठभेड़ बराह रास्त होगी, जो अभी इनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि जो लोग इसमें शरपसंद मौजूद हैं, जिनके बारे में ये इतलात हैं कि वो लोग हैं, और जाहिर है कि जो लोग इस पाकिस्तान में स्टेबिलिटी देखना नहीं चाहते, वो ऐसा नादिर मौका क्यों छोड़ेंगे? तो ऐसे में जहां दावे भी किए जाते हैं, वहां समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए कि भाई हम हमारे ही लोग हैं, चाहे उनको कोई भी लीड करके ला रहा है, लेकिन उसके लिए किसी सियासी वजीर को, सियासी क्यादत को, मैं मोहसिन नकवी की जात की नफी नहीं करता, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो कोई ऐसा मैसेज नहीं दे सकते जो, चाहे राणा सनाउल्लाह कोई ले आए आप आगे, चाहे वो एडवाइजर हैं, लेकिन लाए तो फेस ना पॉलिटिकल बात करने के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए जो आपके साथ MQM के लोग हों, आपको बात ओपनली करनी पड़ेगी। ये दाएं बाएं की कहानियों से काम चलना नहीं है, इसलिए आप फंस गए हैं। देखें, आज पेट्रोलियम वाले पीट रहे हैं कि लाहौर में कल पेट्रोल नहीं होगा, हमारी मईशत रुकी खड़ी है, 190 अरब का नुकसान, कहानियां इससे कहीं बड़ी हो जानी है अगर आप इस तरह चलेंगे। और उनके नजदीक जो लोग इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन लेके निकले हुए हैं, उनके नजदीक मईशत की कोई कहानी नहीं। उन्होंने तो IMF से मुआहदा करके बतौर वजीर आजम खिलवाड़ इस मुल्क के साथ शुरू किया था, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है सिवाय अपनी। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल लोगों को इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। रजा साहब, इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्गूमेंट होता है कि जब भी किसी फॉरेन डिग्नेटरी ने आना हो, किसी रियासत के हेड ऑफ स्टेट ने आना हो, जिस तरह इस बार बेलारूस के सदर आए हैं, इससे पहले जो जिक्र हुआ इसी प्रोग्राम में अभी कि जब CPEC के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ थी उनको डिसरप्ट करने की बात की गई, फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट के विज़िट को कर्टेल करने की बात की गई 10-12 साल पहले। इसका लिंक है आपको लगता है, या सिर्फ ये PTI की नफ़ी में गवर्नमेंट एक नैरेटिव बनाती है मीडिया को यूज़ करके? नहीं, देखिए मुज़म्मिल, बात यह है कि हकायक हम सबके सामने हैं। एक बाकायदा ये तो प्लानिंग रही है और ये भी इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती, और यही वजह है कि बहुत सी तनकीद जो होती है PTI के ऊपर
वो इसी वजह से होती है कि देखिए माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लीडर्स मुश्किल सूरत हाल में रहे, उन्होंने भी बहुत सामना किया पुलिस केसेस का, करप्शन के केसेस का, सच्चे झूठे, बंदिशें, पाबंदियां, लेकिन जो कौमी मफादात हैं उनके ऊपर उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो उसके ऊपर ज़रबकारी लगाएं। यहाँ पर आपको याद है कि IMF के प्रोग्राम जो है 2022 से कोशिश थी, वो तो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब तो उसकी ऑडियो शॉडियो खतूत जो लिखे गए उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि IMF का जो प्रोग्राम है वो ना दिया जाए या वो ताबुन नहीं करेंगे उसमें, ताकि वो प्रोग्राम, वो डील ना हो सके और मुल्क का दिवालिया निकल जाए। अब देखिए अगर मुल्क का दिवालिया निकलता है तो वो तो सभी का नुकसान है, वो हर पाकिस्तानी का, पाकिस्तानी रियासत का नुकसान है। इसके अलावा आपने और भी देखा कि बाहर भी यही बात की गई IMF के डील को रोकने के लिए। फिर SCO का वक्त जो है वो उस पर एक बहुत बड़ी, चूंकि यहाँ पे इतने ज्यादा ममालिक के लोग आ रहे थे, यकीनन वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वो स्ट्रेटेजी है उनकी और रही है और अभी भी है ऐसी। मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर भी PTI को नजर-ए-सानी करनी होगी कि अगर उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी सियासत को और अपने इक़्तिदार में कभी वापस आना है तो वो इस तरह से जो रियासत की और कौम के मफादात हैं उनके ऊपर वो ज़र्ब नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, इसको रिकंसीडर करना चाहिए। और साथ साथ जो कुरम में, जिसको एक मैसेकर कह सकते हैं कि 82 कैजुअल्टीज़ होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंडापुर साहब का जो सारा फोकस था वो इसी मार्च पे था। एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के मुतालिबात हैं PTI के, वो कितने वर्केबल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी तहरीकें हों या राइट्स मूवमेंट्स हों, सबका जो एहतजाज के हवाले से एक एजेंडा होता है, उसमें कुछ ना कुछ अवामी मफादात के हवाले से भी चीज़ें शामिल होती हैं और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान से मुतल्लिक भी होती हैं। लेकिन PTI के मुतालिबात की बात की जाए तो 26वीं आईनी तरमीम की बात की उन्होंने कि उसको रिपील किया जाए, सियासी असीरान की रिहाई, उनके एक्स चेयरमैन की रिहाई। अब ये कितने वर्केबल हैं कि हुकूमत अपना मैंडेट छोड़ दे, इस पर शॉर्टली सबका कमेंट ले लेते हैं। हसन साहब, जो मुतालिबात हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह उन्होंने पहले 3 दिन दिए कि छीना हुआ मैंडेट आप वापस कर दें तो मार्च नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये इनमें से कोई एक भी हो सकता है हुकूमत की तरफ से कबूल के अगर धरना शुरू हो जाए और कोई मिडल वे ढूंढने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्ट भी करना चाहे, तो किस इन चारों में से किस एक पॉइंट पर बात हो सकती है आपको लगता है? जी हसन भाई, मुझसे किया मुज़म्मिल? जी। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो अगर उसमें आप कह रहे हैं कि जी जो गिरफ्तार कैदी हैं उनमें से अगर किसी की एक की मैं रिहाई की से मुतल्लिक कहूँगा तो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनको अगर रिहा करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो पेशेंट हैं और अलील हैं, इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनको रिहा कर देना चाहिए जी, अगर किसी को रिहा करना है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी की रिहाई करनी है और किसी और तरीके से करनी है तो मेरे ख्याल से ये फिर अच्छी रवायत नहीं होगी। इसके अलावा चाहे जितने भी दीगर जो है वो सियासी कैदी हैं, बशमूल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उनमें से किसी एक को भी आपने रिहा नहीं करना और ना ही आपको करना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो फिर मैं एग्री करूंगा मोहसिन बेग साहब से कि रियासत ने बहुत कमजोरी दिखा दी है। तो रियासत अगर इस किस्म की कमजोरी दिखाएगी तो फिर यह मामला यहां पर रुकेगा नहीं। जिस तरह 9 मई के ऊपर अभी तक लोग गिरफ्त में नहीं आए, तो फिर आप देख लें कि आज की जो सूरत हाल है वो एक बार फिर इस वफाक के ऊपर हमला हो रहा है। सही। और हसन साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं हमला करने की कोशिश की जा रही है। मैं बेग साहब की ओपिनियन ले लूं। बेग साहब, आपके पोजीशन के अंदर अगर आप देखें तो हुकूमत के पास और रियासत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मां सिवाय इसके कि आप इन तमाम के तमाम मुतालबात को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। सही। बेग साहब, आप क्या समझते हैं, अगर जिस तरह से बेग साहब हसन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि 520 दिन, सही, बेग साहब हसन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट यास्मीन राशिद साहिबा हों या एक दो और इस तरह के लोग जिन्होंने जेल टाइम काफी गुजार लिए, एक अच्छे जेस्चर के तौर पर अगर उनकी रिहाई हो जाए तो बेहतर नहीं है क्या? शॉर्टली देखें मुजम्मल साहब, वो तो बेचारी मैटर नहीं करती, इनकी डिमांड जो हैं वो अगर हुकूमत एक भी मानेगी तो ये 100 डिमांड्स और ले आएंगे। मेरा खासा एक्सपीरियंस है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये शख्स कभी भी पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देगा। इसका अवलीन टारगेट जो है वो फौज है
कि उसको अंडरमाइन किया जाए, डिसमेंटल किया जाए। ये सारा प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ है और इस मुल्क को कभी किसी सूरत, ये मेरा बयान आप रिकॉर्ड करके रख लें, ये स्टेबल नहीं होने देगा। आपके पास इसका हल नहीं है तो खुदा के लिए ये छोड़ दें सारे काम, ये ओहदे छोड़ दें, ये वजारतें छोड़ दें, ये आपसे हैंडल नहीं हो रहा। तो ये रियासत इस तरह नहीं चल सकती। ठीक है, ये न्यूक्लियर स्टेट है, 26 करोड़ लोग हैं, एक बंदे ने बना लिया आपको और वो आपके पास को उसका हल नहीं है। बेग साहब वक्त कम है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात करने का फायदा नहीं है। आमिर इलियास साहब, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पहले जो बेंच का मुतालबा किया पीटीआई ने वो हो गया, लेकिन मुतालबात में ये भी शामिल है, ये सरप्राइजिंग है आपके लिए? देखें, बात यह है कि उनके जो मुतालबात हैं एक्चुअली वो हैं कि आप जाएं, हमें बिठा दें, हमें ले आएं, पुरानी मोहब्बत हमारे हवाले कर दें। बस ये 3 जो पॉइंट है ना, उसका नतीजा ये है। तो अगर ये बिठाना भी था तो फिर पहले बिठाना था। मैं नहीं इस बात से मुत्तफिक कि अब आपकी कोई इंसानी हमदर्दी को मानने के लिए तैयार होगा कि जी आपने यास्मीन राशिद को छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। वो फिर यही होगा कि आपने डंडा डोली के सामने अपने आप को सरेंडर किया, तो छोटे बच्चों वाली बात हो जाएगी ना। तो आप या तो मुज़ाकरात में उनको जगह देंगे बैठने के लिए। देखें, 50 मिनट से वो इस वक्त इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे रुके हुए हैं, तीनों काफिले इकट्ठे हो चुके हुए हैं और 26 नंबर की तरफ उन्होंने आना है। तो अगर कोई बातचीत होनी है तो अभी होनी है ना। ठीक है, फिर वहां पे रेंजर्स खड़े हैं 26 नंबर पे, पुलिस और एफसी साइड पे है, मतलब इस्तकबाल के लिए रेंजर्स खड़े हैं उनके। तो आपने अगर कोई फैसला करना है या किया हुआ है तो सामने लाएं। क्यों लोगों को जान में मुब्तला करते हैं? हम तो सारे ड्यूटियों में खड़े हैं, मीडिया ने तो रहना है कि जी क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की कमजोरियों से वो तो फिर 2014-16 हमेशा यही कही ना कि जत्थे लाएं और फैसले करा लें। मौलाना फजलुर रहमान का एक मार्च जो DI खान से शुरू होगा और अल अमीन के घर से जाएगा और KP में, तो वो कहेंगे कि मुझे मेरी हुकूमत दे दो क्योंकि आपने यहाँ पे रिजल्ट बदले हैं। सही ये नहीं है बात। रूमी साहब आपकी तरफ आऊंगा, लास्ट मिनट है रूमी साहब मेरे पास। आप बताइएगा, ये जो मुतालिबात हैं पीटीआई के, आपको लगता है प्रैक्टिकल हैं? इनमें से किसी पर बात हो सकती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स करने के लिए हैं हुकूमत को? नहीं, देखिए, सारे तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसी बातों, अगर ये प्रेशर और धोंच के साथ तो कोई भी रियासत फिर अगर वो घुटने टेक देती है तो फिर वो क्या गवर्नेंस करेंगे। हाल बता ये है कि उनके जैसे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस तरह के लोग जिन्होंने बहुत सजा काट ली है, उनको कम से कम रिहा होना चाहिए। ठीक है। और ये शायद एक ऑलिव ब्रांच होगी कि जिससे मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जेस्चर ये दिया जा सकता है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आमिर इलियास साहब, रजा साहब और हाफिज साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।